मेरा 84 रैंक आया, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि मेरा भी लास्ट तक, और सर ने जब मॉक टेस्ट के सिलेबस डालने शुरू किए थे तभी तक भी मेरा सिलेबस एक बार पूरा पढ़कर कंप्लीट नहीं हुआ था, फिर भी आप इतना अच्छा रैंक ला सकते हो। तो ये सोचकर कि मैं अभी क्विट कर देता हूँ, अभी स्टडी बंद कर देता हूँ, अगले साल कर लेता हूँ, ये सब बिल्कुल सोचना नहीं है, कि कंसिस्टेंसी रखनी ही है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप आज ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहे तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे तो सर के जो ऑडियो ऑडियो है उनको सुन लो, या फिर जो कंपैरेटिव स्टडी है उसके चार्ट्स पढ़ लो। एक बार लेक्चर सुनने के बाद अगर मेरा कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होता, मैं बार बार उसको फिर सुनता था। पहले एक के स्पीड पे सुनता था, फिर 1.5 पे सुनता था। कभी कभार अगर बहुत ही डीप लेक्चर हो जाए और मुझे उसमें से आइडिया क्लियर ना हो तो मैं 3 टाइम भी सुनता था। इससे मुझे क्या होता था कि मैंने जब टेस्ट देना शुरू किया तो मैंने जो पढ़ा है उससे भी ज़्यादा सर के जो ऑडियो है, उनकी जो आवाज़ मेरे कान में बैठी है, वो जो कंसेप्ट मेरे दिमाग में बैठा है, वो ज़्यादा मुझे क्लैरिफिकेशन देता था, और क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे उससे बहुत हेल्प मिलती थी। हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़े हैं संकेत शिंदे। इन्होंने अपना यूजी बीएसटीडी वाघोली कॉलेज पुणे से पूरा किया है और एआईएपीजीटी में ऑल इंडिया रैंक 84 लाके गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नांदेड़ में काय चिकित्सा की सीट हासिल की है। इसके आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं संकेत। थैंक यू मैम। और सबसे पहले मैं डॉक्टर अजीत पाटिल सर और उनकी पूरी टीम आयुर्वेद आयुर्वेद टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके बिना तो ये मुझे इम्पॉसिबल ही था। उनकी वजह से ही मुझे जीएससी नांदेड़ का सीट मिला है और मैं गवर्नमेंट सीट एश्योर कर सका हूँ। थैंक यू। जी। अच्छा संकेत, आपने अपने पीजी की प्रिपरेशन कब शुरू की थी? मैंने पीजी की प्रिपरेशन करने के बारे में फोर्थ ईयर में एक बार सोचा था, यानी कि मैं फोर्थ ईयर में स्टार्ट करने वाला था। मेरा रूम पार्टनर करता था इस वजह से, लेकिन वो कुछ पर्सनल इश्यू होने की वजह से और फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैंने तभी उसको क्विट कर दिया था, और बाद में पढ़ा ही नहीं। मैंने सिर्फ इंटर्नशिप ड्यूटीज में और इंटर्नशिप के एक साल में ही प्रिपरेशन किया है, और तब से ही पीजी के लिए प्रिपरेशन शुरू किया था। वाओ। अच्छा संकेत, आपको पीजी करने का आयुर्वेद में पीजी करने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि मुझे पीजी करना है? उसके लिए मेरे दो रीजन थे। एक तो सबसे पहला कि आयुर्वेद में पीजी क्यों करना, एक मेरा पर्सनल रीजन था, और एक मुझे हमारे मैं जिनके पास आइडल मानता था, जिन सर के पास मैं प्रैक्टिस के लिए जाता था, उन सर ने मुझे फोर्थ ईयर में भी बताया दिया था कि आप पीजी कर लो आयुर्वेदा में, और आपको उतना आपके आप में उतना स्पार्क है, आप पीजी कर सकते हो। और वो करने के बाद आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन रह जाएंगे, तो प्रैक्टिस के साथ साथ ही आपको बहुत ऑप्शन भी मिल सकते हैं। तो एक बार उन्होंने ऐसा स्ट्राइक करके दिया था मुझे, लेकिन पर्सनली मुझे आयुर्वेदा में पीजी करने के लिए मेरा खुद का इशू की वजह से करने की मैंने सोचा, क्योंकि मुझे रीनल कैल्कुलर हुआ था फोर्थ ईयर के बाद। तो उसके लिए मुझे ऑपरेटिव के थ्रू जाना पड़ सकता था। एलोपैथी वालों ने कह दिया था कि आपको ऑपरेटिव करना पड़ेगा। लेकिन मेरे सर जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते थे उन्होंने बताया कि इसकी जरूरत अभी तो नहीं है संकेत। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा कर कर मैंने उससे रिलीफ पाया, जिसकी वजह से मेरा फिर फिक्स हो गया कि मुझे पीजी आयुर्वेदा में ही करना है। वाओ, दैट्स रियली नाइस कि आपको आयुर्वेदा में जो रिजल्ट्स आए उससे आपने इंस्पिरेशन लेके उसके अंदर पीजी करने का डिसाइड किया। अच्छा यस मैम। संकेत, बिल्कुल इनिशियल से प्रिपरेशन करने के स्टेप्स और कुछ टिप्स बता दीजिए कि प्रिपरेशन कहाँ से और कैसे स्टार्ट करना चाहिए हम। इनिशियल में जब मैंने सबसे पहले मुझे तो पहले कोई डायरेक्शन नहीं थी। जब मैंने पीजी करने की सोची तो 2-3 क्लास के बारे में मैंने अपने सीनियर से सुना था, लेकिन जो जिनका रैंक अच्छा है, मैं प्राइमरीली तो मैं एक प्राइवेट कॉलेज से बिलोंग करता हूँ। यहाँ हमारे कॉलेज में इतने अच्छे रैंक नहीं लाते थे, और गवर्नमेंट के सीट के लिए ज्यादा बच्चे नहीं लगते थे। मेरे सीनियर से मुझे फिर बाद में पता चला कि आप डॉक्टर अजित पाटिल सर के क्लास ज्वाइन कर सकते हो, और उनको फॉलो कर कर आप अच्छी रैंक ला सकते हो। मेरे कॉलेज में से तब 183 193 तक रैंक आए थे। फर्स्ट टाइम इतना रैंक अच्छा आया था मेरे जस्ट सीनियर बैच का। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप सर के क्लास ज्वाइन कर दो। फिर भी मैंने 2-3 क्लास के बारे में जानकारी निकाली थी, और फिर मैंने सर के क्लास को ज्वाइन किया था। पीजी की प्रिपरेशन में मुझे तो प्राइमरीली कोई भी डायरेक्शन नहीं था। जैसा सर ने बताया, सर के जैसे इंस्ट्रक्शंस थे, मैं प्योरली उसको ब्लाइंडली फॉलो करता था। और डायरेक्शन न होने के कारण पहले जो सर बताते थे कि आपको इतना सिलेबस अभी करना है, जैसे कि सर ने सुश्रुत निदान स्थान और सुश्रुत सूत्र स्थान से पहले स्टार्ट किया था, और
और चरक के चैप्टर फिर बाद में ऐड करते गए, तो मैं फिर उनको ही फॉलो करता था। तो सर जो सिलेबस 1 हफ्ते का गैप पीरियड देकर या 2 हफ्ते का गैप पीरियड देकर जो हमारे लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते थे, तो उसको मैं पूरा कवर करने की कोशिश करता था। वो सिलेबस मुझसे पूरा कवर पहले स्टार्ट में होता भी नहीं था, लेकिन एक डायरेक्शन मिल गई थी सर की वजह से कि पहले आपको इन चैप्टर्स का पढ़ाई करना है और इनकी ऑडियो सुनना है। तो मैं स्टार्ट में पहले खुद से ज्यादा पढ़ाई नहीं करता था, सिर्फ सर के लेक्चर्स, ऑडियो लेक्चर्स रिपीटेडली सुनता था। एक बार लेक्चर सुनने के बाद अगर मेरा कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होता, मैं बार बार उसको फिर सुनता था। पहले 1 के स्पीड पे सुनता था, फिर 1.5 पे सुनता था। कभी कभार अगर बहुत ही डीप लेक्चर हो जाए और मुझे उसमें से आइडिया क्लियर ना हो, तो मैं 3 टाइम भी सुनता था। इससे मुझे क्या होता था कि मैंने जब टेस्ट देना शुरू किया, तो मैंने जो पढ़ा है उससे भी ज्यादा सर के जो ऑडियो है, उनकी जो आवाज मेरे कान में बैठी है, वो जो कंसेप्ट मेरे दिमाग में बैठा है, वो ज्यादा मुझे क्लैरिफिकेशन देता था और क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे उससे बहुत हेल्प मिलती थी। तो मैं ज्यादातर स्टार्टिंग में ऑडियो ही सुनता था, और स्टार्टिंग के पीरियड में इंटर्नशिप ड्यूटीज मैनेज कर कर मैं लगभग डेली 6 से 8 घंटा 8 घंटे तक पढ़ाई करता था। और मैंने पहले इंटर्नशिप का शेड्यूल ऐसा रखा कि पहले कॉलेज की इंटर्नशिप ड्यूटीज ली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं थी। बाद में सिविल की ड्यूटी ली, और उसके बाद में मैंने पीएससी रखा था। इंटर्नशिप ड्यूटीज जो कॉलेज की थी उसमें मैं पढ़ाई ज्यादा कर सकूं। और ऐसा रहता है क्या, हम जब कोई भी मूवी देखने के लिए जाते हैं, अगर आपका स्टार्ट या उसका जो स्टार्ट वाला अगर पार्ट मिस हो गया, तो आपको फिर वो पूरी मूवी समझ में नहीं आती। वैसे ही मेरा इसका जर्नी का भी था कि जो पीजी का प्रिपरेशन करना था, उसके लिए प्रॉपर आइडिया मुझे नहीं था, मैं पूरा ही ब्लैंक था। सर ने जैसे जैसे बताया कि आपको, सर ने बारीक से बारीक हर एक चीज की छोटी इंस्ट्रक्शन दी, उसको मैं खाली फॉलो करता गया और उतना पढ़ाई करता गया। और उसके हिसाब से मैंने टाइम डिवाइड करके हर रोज का 6 से 8 घंटे तक पढ़ाई के लिए निकाला था। जी, कहते भी है कि गुरु का मार्गदर्शन अगर साथ में हो, गुरु को अगर हम हाँ। फॉलो करते हैं, तो वो हमें सक्सेस डेफिनेटली दिलाता ही है। एंड यू आर अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट। yes, sir। अच्छा संकेत, आपको एआई पीएचडी की जर्नी में क्या क्या हर्डल्स आए थे? एआईपीजीटी की जर्नी में सबको ही कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता है। सभी बच्चों का ऐसा होता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, मेरा बैकलॉग गिर रहा है। अभी भी जो भी बच्चे या जो भी स्टूडेंट्स उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं रहता कि जिसका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। अभी मेरा 84 रैंक आया, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि मेरा भी लास्ट तक, और सर ने जब मॉक टेस्ट के सिलेबस डालने शुरू किए थे, तभी तक भी मेरा सिलेबस एक बार पूरा पढ़कर कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर भी आप इतना अच्छा रैंक ला सकते हो। तो ये सोचकर कि मैं अभी क्विट कर देता हूँ, अभी स्टडी बंद कर देता हूँ, अगले साल कर लेता हूँ, ये सब बिल्कुल सोचना नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस होता ही नहीं है। मुझे स्टार्ट में ऐसा था कि मेरे 4th ईयर में मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो उसमें मेरे 2-3 महीने घर में ही चल बसे थे। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसके बाद मैंने वीजी प्रिपरेशन का तो दिमाग से निकाल ही दिया था, बीएमएस भी करूँ क्या नहीं, इस मुकाम तक मेरा विचार जा रहे थे। फिर भी लेकिन घर वालों के फोर्स से 2-3 महीने के बाद मैंने फिर 4th ईयर ज्वाइन किया। इंटर्नशिप के लिए अपियर हुआ। उसके बाद जब इंटर्नशिप भी स्टार्ट हुई, तो इंटर्नशिप में भी फैमिली इशू थे, फंक्शन थे, बाकी भी प्रॉब्लम थे, जो कि अभी घर में फादर नहीं है, तो सारी चीजें मुझे, जैसे कि हमारा जो इनकम सोर्स था, हमारे जो शॉप थे, उसके ऊपर भी ध्यान देना है और जो हमारी खेती है उसके उसको भी मुझे ध्यान देना था। उसी के बाद मुझे एक रेनल कैलकुलाई की बीमारी से भी गुजरना पड़ा। एग्जाम की डेट 31 जुलाई थी, और उसके 1 महीना पहले भी मुझे फिर रेनल कैलकुलाई का प्रॉब्लम शुरू हुआ था। उसमें मुझे 2 बार हेमेटोमेसिस भी हो चुकी थी, मेरी एंडोस्कोपी करने तक की बात हो चुकी थी। लेकिन वो एडमिट रहते हुए भी मैंने पढ़ाई को छोड़ा नहीं, मैंने कंसिस्टेंसी जो थी वो कंसिस्टेंसी को छोड़ा नहीं। सर का जो पहले दिन से ही एक ब्रीद सेंटेंस था कि सर के ऐप में भी सबसे पहले कवर पेज पे वही है कि कंसिस्टेंसी कैन चेंज एक्सेलेंस, एवरेज इनटू एक्सेलेंस। तो उसके लिए मैं बहुत फर्म था कि मुझे कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है। अगर पूरे दिन में 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई नहीं हुई, तो कम से कम ऑडियो तो पढ़ लो, कम से कम क्वेश्चन तो सॉल्व कर लो। ये जो कंसिस्टेंसी थी, वो मैंने कभी भी ब्रेक नहीं होने दी। वो कंसिस्टेंसी मैंने कायम रखी थी। यू आर अ ट्रू इंस्पिरेशन संकेत, आई मस्ट से। आपने इतने सारे हर्डल्स के बावजूद अपने डेडिकेशन को नहीं छोड़ा, अपनी कंसिस्टेंसी को इतना मेंटेन किया, एंड दैट्स व्हाई आज आपको एक गवर्नमेंट सीट मिली है। अच्छा संकेत, आपके टोटल स्टडी आवर्स कितने रहते थे ऑन एन एवरेज पूरे प्रिपरेशन के दौरान?
स्टडी आवर्स हर एक स्टूडेंट के ऊपर रहता है कि उसके डिफर हो सकते हैं। अगर मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरा इतना स्टडी आवर था, तो मैं अभी जो प्रिपेयर कर रही है उन सभी स्टूडेंट के लिए, जूनियर्स के लिए बताना चाहूंगा कि आपको कंपेयर नहीं करना है कि ये सर इतना स्टडी आवर रखते थे, या वो जिन्होंने इतना रैंक लाया वो उतना स्टडी आवर रखते थे। आपको उतना कंपेयर नहीं करना है, लेकिन आपको जितना मैक्सिमम कर सकते हैं एक दिन में, वो आपको उसमें परफेक्शन लाना है। वो कंसिस्टेंसी रख के उसमें परफेक्शन लाना है, रिपीटेडली रिपीटेडली आपको उसको रिवाइज करना है, पढ़ना है, ऑडियो सुनने सर के। स्टडी आवर स्टार्टिंग में मेरा 6 से 8 आवर तक था। उसके बाद जब सिविल ड्यूटी थी तो मेरा स्टडी आवर बहुत कम हो गया था, 2-3 घंटे ही मैं कर पाता था। लेकिन जो लास्ट के 4 या 5 मंथ थे, उसमें मेरा स्टडी आवर मैंने बहुत पिकअप कर लिया था। तब मेरा 12 से 18 आवर्स तक स्टडी आवर था। लेकिन इस स्टडी आवर में भी मैं ज्यादा टाइम सर के ऑडियो लेक्चर्स को ही देता था स्टार्टिंग में। जो सर बोलते थे कि आप लेक्चर सुन लो, क्योंकि मैं एक पर्सन मेरा बताता हूँ कि जब मैं ऐसा सोचता था कि क्यों ही सर के अभी ऑडियो सुना जाए, उसमें ज्यादा टाइम देने से अच्छा है कि मैं खुद से ही कुछ एक आध टॉपिक को पढ़ लूँ और फिर बाद में टेस्ट दे दूँ। तो ऐसा मेरे साथ हुआ, और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। जब मैंने 1-2 टॉपिक खुद से प्रिपेयर किए और उसके ऊपर टेस्ट देने की सोचा, तो बहुत से क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे थे, मुझे उसमें आइडिया क्लियर नहीं आ रहा था। और जब हम सर के ऑडियो सुनते हैं, उसको रिपीटेडली फिर एक बार रिवीजन करते हैं, तो उसको आपको क्लियर हो जाता है कि इस टॉपिक में से कौन से पार्ट को आपको फोकस करना है, किस किस पैराग्राफ से क्वेश्चन बनने वाले हैं, कौन सा श्लोक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। वो जो मार्किंग करवा के देते हैं सर, वो जो इम्पोर्टेंस था वो ऑडियो के बिना आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। और सर का जो आयुर गाइड ऐप है वो तो बेस्ट ही है। आपको बाकी का कुछ यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप वो ऐप यूज करें तो बाकी की इधर उधर आपको कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें कंपेयर नहीं करना है कि स्टडी यार आपने इतना किया है, मैंने इतना किया है। इट इज ऑलवेज बेटर कि हम क्वालिटी पे फोकस करें rather देन क्वांटिटी। क्वालिटी इज यस ऑलवेज सर। बेटर देन क्वांटिटी। अच्छा संकेत, आप कंपेरेटिव स्टडी को पढ़ने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? कंपेरेटिव स्टडी पढ़ने के लिए मैं पहले से ही, जब से पीजी की प्रिपरेशन शुरू की थी, सर के क्लासेस जब से ज्वाइन किए थे, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत सारे क्लासेस ज्वाइन किए थे, जिनमें से अभी 4-5 लोगों के गवर्नमेंट सीट उनको भी मिला है। तो हम पहले से ही ग्रुप स्टडी करते थे कंपेरेटिव स्टडी के लिए। ग्रुप स्टडी के वजह से मुझे ज्यादा याद रहता था। हम हर एक टॉपिक डिवाइड करके रोज 1 घंटा आधा घंटा जो भी टाइम मिले, उसमें ग्रुप स्टडी कर कर कंपेरेटिव स्टडी करते थे। उसी के साथ आप छोटी छोटी ट्रिक्स आपके खुद के इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मैं मेरे मोबाइल का वॉलपेपर जो कंपेरेटिव के चार्ट से, जो अंगुली प्रमाण है, या जो मान परिभाषा है, जो आते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका वॉलपेपर बना दूं। फिर उसके बाद उसके छोटे छोटे चार्ट बनाकर, ट्रिक्स बनाकर वॉल पे या दीवारों पर चिपका दूं। ज्यादा हमारा हमारा जहाँ ज्यादा टाइम जाता है, जैसे कि लड़कियों का ज्यादा टाइम अगर बाहर आईने की तरफ जाता है, तो उसके सामने आप एक आधी चीट चिपका दो। लड़कों का मोबाइल पे जाता है तो मोबाइल के वॉलपेपर पे रख दो। या जब आप इंटर्नशिप ड्यूटीज कर रहे हो और आपको पढ़ाई के लिए ज्यादा टाइम नहीं है और अभी आप फिलहाल फ्री बैठे हो, तो रोज एक हाथ चीट, मैं ऐसा करता था कि इंटर्नशिप में जा रहा हूँ, अगर ये डिपार्टमेंट मेरा चिल है, इसमें मुझे ज्यादा काम नहीं होना, तो हर रोज एक चीट सुबह ही उठकर चीट बनाने की, ये मुझे आज लर्न करना है। उसको पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं, एक दो बार खाली आपके आंखों से नीचे से डालना है। मैं वो तो कंपेरेटिव का जो चार्ट था वो मेरे एप्रन की जेब में रखता था। और कभी सीनियर तो आपको बोलते हैं, आपके कलीग भी बोलते हैं बहुत ही ज्यादा करते हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। आपका फोकस है, डेडिकेशन है ना, आपको पीजी की सीट लेने, तो उसके लिए आप जो भी दे सकते हैं, तो आपको उसमें आपका बेस्ट देना है। इधर उधर आपको ध्यान नहीं देना है कि ये बोल रहे हैं, ये वैसा हमारे बारे में सोचते हैं, ये कुछ आपको याद नहीं रखना है। आपको खाली आपके फोकस के ऊपर ध्यान देना है और वो डेडिकेटली आपको करना है। तो ऐसे छोटे मोटे जो भी ट्रिक्स आप कर सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा याद रखे। कुछ कुछ लोगों का ऐसा होता है कि लिख कर उनको ज्यादा याद रहता है, तो जो कंपेरेटिव चार्ट है उसको लिख लिख कर आप याद कर सकते हैं, या फिर दीवार पे चिपका कर। ऐसी ट्रिक्स मैंने यूज की थी कंपेरेटिव स्टडी के लिए। ओके। अच्छा संकेत, हम आपका बृहत्तरी और लघुत्तरी विषय को तैयार करने का क्या तरीका था और मॉडर्न सब्जेक्ट को तैयार करने का क्या तरीका था?
जैसे कि मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि मेरा कोई बेसिक प्लान नहीं था या मेरी कोई सोच भी नहीं थी कि मुझे ऐसा भी नहीं था कि मैं इतना अच्छा रैंक ला सकूंगा। ये सब अजित पाटिल सर और उनका जो आयुर्गाइड ऐप और उनकी टीम है उसके वजह से ही मुझे इतना अच्छा रैंक मिला है। जब डायरेक्शन नहीं थी तो सर ने ही पहले से बता दिया था कि आपको ये संहिता फोकस करनी है, और सर जो पैटर्न फॉलो करते हैं या हमसे करवा लेते हैं वो बेस्ट पैटर्न है, ऐसा तो मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ। क्योंकि सर पहले चरक और सुश्रुत को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और उसमें से भी जो टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन ज्यादा बढ़ रहे लघु बृहत्तरी के बारे में बोल रहा हूँ मैं, तो उसको ज्यादा 3 बार 4 बार आपको एग्जाम में रखते हैं। इसकी वजह से आपकी रिवीजन ज्यादा रहती है। तो मैं अलग से कुछ नहीं करता था। सर ने जो टॉपिक और सिलेबस दिया है उसको सिर्फ मैं 2 डिवीजन में डिवाइड करके रखता था। उसमें जो जो टॉपिक मुझे थोड़े से आसान लगते थे वो मैं बाद में रखता था, और जो टॉपिक ज्यादा हार्ड है तो मैं पहले उनको लेक्चर सुनता था। आज लेक्चर अगर सुन लिया, मेरा 1 अध्याय हुआ 2 अध्याय हुआ, तो आज लेक्चर सुनकर मैं कल सुबह उठने के बाद खुद से पढ़ता था एक बार। ऐसा नहीं कि आज सर से ऑडियो सुन ले और बाद में तुरंत ही मैं उसके टेस्ट दूं। इससे क्या होता है कि आपके मार्क्स तो अच्छे आते हैं, आपका स्कोर भी अच्छा आता है, क्योंकि आपको वो फ्रेशली रिमाइंड रहता है सर ने जो पॉइंट्स बोले, सॉरी। तो आपको वो बहुत अच्छी के तरीके से आपके दिमाग में है, तो आपको उससे ज्यादा मार्क्स आते हैं। लेकिन थोड़े दिन के बाद 4-5 दिन के बाद आपको वो भूल जाते हैं। इसकी जगह अगर आप आज ऑडियो सुनो या 2 बार सुनो, कल भी ऑडियो सुनो, ज्यादा टाइम नहीं देना है, लेकिन ऑडियो सुनकर उसके बाद खुद से एक मार्किंग कर लो, उसको रिवाइज कर लो, और बाद में अगर आप टेस्ट देते हो बिना ऑडियो सुने तो आपको वो ज्यादा परफेक्शन देता है। और सर को अगर आप फॉलो करेंगे तो अलग से स्ट्रेटेजी बनाने की कोई जरूरत नहीं। सर जितना बता रहे हैं कि इतना सिलेबस अभी आपको करना है, उसमें से आप 80% 70% भी सिलेबस हर एक टेस्ट में कवर कर रहे हो तो ठीक है। बैकलॉग का सबका ही रहता है कि मेरा इतना बैकलॉग है, मेरा भी बैकलॉग रहता था, उसको ओवरकम करना है हमको। लेकिन जो सिलेबस करंट चल रहा है सर के टेस्ट के लिए, वो उसके ऊपर आपको फोकस करना है। ये नहीं है कि सर का सिलेबस चल रहा है चरक सुश्रुत के निदान स्थान सूत्र स्थान, और आप लगे रहे हो वाग्भट के चिकित्सा स्थान में, क्योंकि अलग दूसरे क्लास में ऐसी चर्चा है कि वाग्भट से इस साल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, या वाग्भट इंपॉर्टेंट है, या फिर सुश्रुत का चिकित्सा स्थान इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके ऊपर लगे रहे हो, सर का सिलेबस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ऐसे नहीं करना है। सर जो सिलेबस आपको दे रहे हैं उसको पहले फोकस करो, उससे अगर टाइम मिलता है आपको, फिर आपका जो बैकलॉग रह गया है उसको आप कवर कर सकते। और लघुतय और मॉडर्न के सब्जेक्ट में मैंने तो खुद से ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि सर का जो पैटर्न है मुझे बेस्ट लगता है। सर क्या करते थे कि हमारे जो ऑडियो है आपने सबने अभी सुने तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि उसमें ही मॉडर्न के सारे सब्जेक्ट आपको क्लियर करवा दिए सर ने। आपको अलग से जाकर कोई बुक्स निकाल कर मॉडर्न के सब्जेक्ट नहीं करने, जैसे कि सुश्रुत के भी जो चैप्टर्स है उसका जो भी मॉडर्न पर्सपेक्टिव है वो सर उसमें ही बता देते हैं, चाहे वो आइनेट हो, फिजियो हो, या फिर गायनेक के जो टॉपिक्स है, पीएसएम के जो टॉपिक्स है उसमें ही कवर होते थे। सिर्फ मैं इतना एक डिवीजन रखता था कि मैं जो पूरा दिन पढ़ाई कर रहा हूँ, समझो कि 6 घंटा या 8 घंटे शुरू में पढ़ाई कर रहा था, उसमें जो 4 घंटे 5 घंटे में संहिता को देता था। मैं स्टिक टू संहिता ही रहता था, और उसके बाद जो 2 घंटे बचे उसमें से डेली रस और द्रव्य का पढ़ाई करता था, और लघुत्रय में से ज्यादातर काश्यप का पढ़ाई मैंने शुरू से ज्यादा की है, बाकी सब्जेक्ट की नहीं। अच्छा, और संकेत आपने मेजर संहिता कितने समय में कंप्लीट की थी और आपका रिवीजन का शेड्यूल क्या था? सिलेबस तो किसी भी स्टूडेंट का कंप्लीट नहीं होता है। इसके लिए आपको डिप्रेशन में जाना या ये चीज छोड़ दे या फ्लो से बाहर जाना, ये तो बिल्कुल ही ये नहीं है कि आप ये कैसा करो, क्योंकि क्वाइटिंग स्टडी प्री मैच्योरली इट इज द ओनली इंश्योर। आपको फेल्योर होना ही है फिर, आपको अगर क्वाइट कर रहे हो ये सोच कर कि मेरा सिलेबस नहीं हो रहा है, मेरा बैकलॉग लग रहा है। आपको कंसिस्टेंसी रखनी, मतलब रखनी ही है। आपको अगर 6 घंटे नहीं हो रहा, आपको बीमार बीमार हो या घर में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी ही है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप आज ज्यादा पढ़ नहीं पा रहे तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे तो सर के जो ऑडियो ऑडियो है उनको सुन लो, या फिर जो कंपेरेटिव स्टडी है उसके चार्ट्स पढ़ लो। इसके तरीके से आपको ये फॉलो ही करना है। Instead of doing 100 classes notes and following more than 2 3 4 teachers, or doing or studying from so many books is not important. You just think you just follow one thing and do it many times. सो मैं आप सारे स्टूडेंट्स को जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप ब्लाइंडली सर को फॉलो करो, सर जो इंस्ट्रक्शन दे रहे उसको फॉलो करो, उसी
उसी प्रवाह में चलो तो भी आपका अच्छे रैंक और अच्छा मार्क आकर आपको गवर्नमेंट का सीट मिल सकता है। आपको दूसरे बुक्स या दूसरे गाइड रेफर करने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद से बताता हूँ कि मैंने बृहत्तरी लघुत्तरी के बारे में जितना सीनियर से सुना था कि इतना पढ़ना पड़ता है, इतना सारा वास्ट सिलेबस है, हो नहीं पाएगा संकेत, उतना मुझे क्लास सर की क्लास ज्वाइन करने के बाद कभी भी फील नहीं हुआ। क्योंकि सर कैसे करते थे कि आप छोटे छोटे टारगेट रखो, आपके बहुत बड़ा टारगेट नहीं होना चाहिए कि मुझे इतने स्थान कंप्लीट करने, छोटे छोटे टारगेट रखो और उसमें सेटिस्फेक्शन लाना है आपको। आज मुझे ये 2 अध्याय पढ़ने हैं और उसके क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। ये टारगेट रख के आपको उसके ऊपर काम करना था। और जितना ज्यादा आप सेक्रीफाइस करोगे उतना ज्यादा आपका सक्सेस है। जितना ज्यादा आप सेक्रीफाइस ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा संघर्ष कठिन होगा आपका, उतना ही आपके जो सक्सेस है उतना ही शानदार बनता जाएगा। इसकी वजह से आपको जो बाकी के ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, मैं भी एडिक्ट था इंस्टाग्राम और यूट्यूब वीडियो, फिर घर में के जो फॉरे फंक्शन, एंजॉयमेंट, फ्रेंड के साथ घूमना फिरना, ये सभी चीजें सबके साथ ही होती है। तो आपको इसमें से फोकस हटाना है, क्योंकि आपको उन सभी रास्तों को छोड़ देना है जो आपको वो मंजिल की तरफ नहीं ले जाते। आपको जो भी इंटरेस्टिंग लग रहे हो उस टॉपिक को छोड़कर जो आपकी मंजिल की तरफ लेते हो, लेके जाते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को फोकस करना है और उसके ऊपर ही आपको काम करना है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें अपना फोकस से नहीं हटना है। जहाँ हमारा फोकस है, जो हमारा लक्ष्य है, उसी पे अगर हम ध्यान देंगे बाकी चीज़ों को छोड़ के, तो हम बेटर सक्सेस में रास्ते पे आ सकते हैं। अच्छा संकेत, कई स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना और याद रखना नहीं हो पाता है, तो वो सब कुछ को कैसे मैनेज करें, इतने सारे सब्जेक्ट्स को? देखो, पहले तो ये है कि मेहनत के लिए और हार्ड वर्क के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता कि ये मैजिक है, कोई तो ट्रिक है, ये मैं फॉलो कर लूंगा और मुझे सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे या मेरा अच्छा रैंक आएगा। अगर आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है या सब्जेक्ट डीप है, तो आप उसकी कंसिस्टेंसी मत छोड़ो। आपको आज समझ नहीं आ रहा तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है आपको। ये सब्जेक्ट डीप है लेकिन इससे ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आप पूरे दिन उसी टॉपिक को बैठ गए, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो एक बार ऑडियो सुन लो सर के, फिर भी नहीं आ रहा तो फिर एक बार सुन लो और एक तो ओवरव्यू आइडिया ले लो कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर भी आपको नहीं हो रहा है तो जो टॉपिक आपने खुद पढ़ा है और समझ में नहीं आया, एक बार पढ़ाकर किसी और को बता दो। उससे क्या होता है कि आपकी जो ज्यादा मेमोरी, विजुअल मेमोरी है ना, वो ज्यादा आपके दिन में ज्यादा दिन तक आपके दिमाग में बैठती है। तो वो किसी और को बता दो आप, तो ज्यादा दिन तक आपको क्लियर रहेगा। उसी के साथ फिर आप जो छोटी ट्रिक्स कर सकते हो, जैसे कि चैट्स वगैरह कर दो। और जो टॉपिक सर बता रहे कि इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं बनते क्योंकि ये टॉपिक को इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, तो उस टॉपिक को ज्यादा टाइम देने की जरूरत भी नहीं है। सर जितने टॉपिक्स बता रहे हैं उन टॉपिक्स पे ही आप अगर पूरा फोकस डाल देते हो और कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ते हो, तो भी आप एंड तक अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे और फाइनल में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। जी, अच्छा संकेत, पीजी की तैयारी के लिए आप कुछ बुक्स और गाइड सजेस्ट करिए ना, और एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करना चाहिए? एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए तो सर का जो ऐप है आयरो गाइड, वो भी आपने अगर पूरा कर लिया तो भी वो बहुत इनफ है। मेरे भी सारे क्वेश्चन अभी मैं इतना रैंक लाकर भी पूरे क्वेश्चन मुझे सॉल्व नहीं होते, क्योंकि इतना सारा सर ने सिस्टमेटिक बनाया हुआ है कि अगर आप हर एक चैप्टर पढ़ रहे हो, रसक है, द्रव्य का है, संहिता के है, लघुत्रय के, बृहत्त्रय के, और हर एक अध्याय पे सर ने क्वेश्चन निकाले हैं, तो आप उसको उसी के अगर क्वेश्चन पूरे सॉल्व करते तो भी आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसी के साथ आपको बुक्स के बारे में अगर बोलूँ तो आपको, आपने जो 4 साल में बुक्स फॉलो की है, जैसे कि चरक संहिता ज्यादातर लोगों ने डोळे मराठी ट्रांसलेशन जो है महाराष्ट्र में वो फॉलो करते हैं। या फिर अगर आप अदर स्टेट से हो तो पहले जो यूजी में आपने संहिता पढ़ी थी, चरक की तो हम पढ़ते ही है, तो आपने वो जो संहिता उस टाइम में पढ़ी थी उसी संहिता को फॉलो करना है। अलग से संहिता लोगे तो क्या होगा कि आपको याद था कि ये अध्याय में ये टॉपिक यहाँ इस पेज पे है, इस लाइन में ये वर्ड्स बताए या ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो अगली संहिता या सटीक से पढ़ने में आपको दिक्कत आ सकती है या वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जो संहिता आपने पहले पढ़ी है यूजी में वही रखना है, फिर सर के ऑडियो सुनकर उसमें मार्किंग करवानी है। अगर आपके पास संहिता नहीं है तो फिर आप सुश्रुत के लिए सर जैसे बताते थे अनंतराम शर्मा की फॉलो कर सकते हो। जो मेरे पास पहले से अंबिका दत्त शास्त्री थी, इसकी वजह से मैंने अंबिका दत्त शास्त्री से ही पढ़ा था सुश्रुत संहिता के लिए। और वाग्भट संहिता के लिए आप ब्रह्मानंद त्रिपाठी यूज कर सकते हो। और लघुत्रय के लिए मेरा तो पर्सनली ये कहना है कि अगर आप सर के नोट्स पूरे कर लो तो लघुत्रय के अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर के जो काश्यप के नोट्स है, भाव प्रकाश है, माधव निदान, अगर आप वो भी पूरा कर लो तो भी आपको अलग से कोई
संहिता पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको जो मेजर संहिता है, चरक सुश्रुत और वाग्भट संहिता, बृहत्त्रयी, इसको आपको संहिता से ही आपको पढ़ना है। सर के ऑडियो सुनने हैं, संहिता में मार्किंग करना है। क्योंकि कैसा था, हमारे टाइम भी बहुत से बच्चों ने जो कि दूसरे क्लास के, उनको दिक्कत क्या आई, जो डायरेक्टली क्वेश्चन संहिता से बने हैं। पांडु का जो श्लोक आया था इस साल हमें, जो उसकी संप्राप्ति का श्लोक आया था और वो उसको मैच करना था। फिर चर ज्वर का आया था, फिर वो रेवती कल्प का आया था। अगर आप संहिता से पढ़ते हो तो आपको डायरेक्टली वो याद आ जाता है। अगर आपने नोट्स से किया है तो उतना आपको क्लियरिफिकेशन नहीं मिलता। इसलिए जो बृहत संहिता है वो आपको संहिता से ही उसके पोर्शन को करना है। लघुत्रय के लिए आप सर के नोट्स यूज करो तो भी अच्छा आपको मार्क्स आ सकते हैं, अच्छा रैंक्स ला सकते हैं आप। उसके लिए अलग से संहिता परचेस करने की जरूरत नहीं है। और मॉडर्न सब्जेक्ट के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि सर के जो ऑडियो है उनमें ही सारे मॉडर्न सब्जेक्ट क्लियर हो जाते। फिर भी अगर आप सर के ऑडियो सेक्शन में जाओगे तो एनाटॉमी, सर्जरी, गायनेक, अगर आप बहुत ये संहिता पढ़कर बोल रहे हो, अगर आपको मॉडर्न पढ़ना है तो उसके लेक्चर सुन लीजिए जिनसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एनाटॉमी की है, गायनेक की है, सर्जरी की है, ईएनटी के है, पीएसएम के क्वेश्चन, इसके जो ऑडियो है आप सुनकर सर के नोट से मार्किंग कर कर उनको पढ़ सकते हैं। उसके लिए अलग से कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। मैंने तो नहीं की थी, फ्रैंकली बताता हूँ कि मैंने अलग से ये मॉडर्न सब्जेक्ट नहीं पढ़े थे। जो 4 साल पढ़ा था वो ही, और जो सर ने ऑडियो में सारे सब्जेक्ट बता दिए मॉडर्न के, उतना ही उसमें से ही प्रिपेयर किया था। तो अलग से आपको करने की उसके लिए जरूरत नहीं। ओके। अच्छा संकेत, आपका मोटिवेशन सोर्स क्या था? जब भी आप परेशान होते थे तो आप कैसे डील करते थे उस टाइम? परेशान तो हर एक एस्पायरेंट होता ही है। मैं भी हुआ था। हर एक बंदा वो जो पीजी का प्रिपरेशन करना है, क्योंकि प्रॉब्लम तो सबको ही आते हैं। अभी भी जो स्टूडेंट पीजी की प्रिपरेशन करने, इंटर्नशिप ड्यूटी का प्रॉब्लम होते हैं, घर के प्रॉब्लम होते हैं, फिर फ्रेंड्स के प्रॉब्लम होते हैं कुछ तो हमारे पर्सनल प्रॉब्लम भी रहते हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम आते थे, मेरा मोटिवेशनल सोर्स तो मेरे लिए, मेरी सबसे पहला मोटिवेशनल सोर्स तो मेरी माँ ही थी। क्योंकि जब से मेरे पिताजी की डेथ हुई थी तो माँ 10वीं तक ही पढ़ी है, फिर भी माँ ने मेरे और मेरे भाई की पढ़ाई, दोनों की पढ़ाई माँ ने पूरी की। माँ ने उसके लिए जो भी खर्चा लगता था वो दी। तो जब भी मेरा ऐसा था कि मैं आज पढ़ाई नहीं करूंगा, बहुत थक गया हूँ इंटर्नशिप की ड्यूटी कर कर, आज मुझे नहीं हो रहा, तो मुझे फिर माँ का ख्याल आता था कि अगर वो कर सकती है तो फिर तो मैं जवान हूँ, मैं तो कर ही सकता हूँ। और फिर सेकेंड मोटिवेशन मुझे था जो मेरे फ्रेंड्स थे। मेरा जो फ्रेंड सर्कल था मेरा, मेरे रिजल्ट में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम जो ग्रुप स्टडी करते थे क्योंकि सर ही सब, सभी ने सर के क्लास लगाए हुए थे, तो हमारा पैटर्न और फ्लो जो है वो सबका सेम था। हम सब साथ में पढ़ते थे, इसकी वजह से तो मैं जब भी निराश होता था या कुछ प्रॉब्लम में था, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं रीनल कैलकुलस से गुजर रहा था, तो मेरे फ्रेंड ने मेरे में जो वार्ड था वो वार्ड को स्टडी रूम बना दिया था। उधर आकर वो मेरी पढ़ाई लेते थे। उधर आकर मुझे जो भी लगता था तो उधर आकर मेरी हेल्प भी करते थे। तो फ्रेंड्स मेरा सेकंड मोटिवेशन था। और जब भी मैं रात में सोने के लिए देर होता था तो मुझे अजित पाटिल सर का बहुत ये लगता था कि सर को तो अभी सब हो चुका है, यूजी हो चुका है, पीजी हो चुका है, अब सर का करियर सेटिंग, फिर भी सर बोलते हैं क्या कर सकते हैं। तो हमें तो करना चाहिए, क्योंकि सर को तो खाली हमें नोट्स बना के देने हैं, लेकिन हमें तो ये एग्जाम क्रैक करके अच्छे रैंक लाने हैं। सर इतना मेहनत कर सकते हैं तो हमें तो करना ही है। और बीच बीच में तो सर मोटिवेशन के जो वीडियो है या मैसेज है वो ग्रुप पे डालते थे, तो कभी निराशा मुझे उतनी आई नहीं। खाली जो बीमार था एक बार, तब मुझे ऐसा लगा था कि क्विट कर दूं, लेकिन नहीं किया मैंने। तो ये 3 मोटिवेशन की वजह से मुझे ये रैंक मिली है। ये आपका जज्बा ही है, आपके दोस्त है, आपका परिवार है, जिसके सपोर्ट की वजह से आपने अपना कंसिस्टेंसी को अभी तक मेंटेन कर पाए और आप सक्सेसफुल हुए हैं। अच्छा संकेत, आप कौन सी 3 स्ट्रैटेजीज है जो अपने जूनियर्स को बताना चाहेंगे? स्ट्रेटेजीज आपको ये सबको यही रखनी है कि सबका बैकलॉग रहता है दिमाग में, ये तो फिक्स आपको रहना चाहिए कि बैकलॉग सबका है। अगर कोई स्टूडेंट बोल रहा है मेरा चरक संहिता पूरा पढ़कर हुआ है, मेरा सुश्रुत संहिता पूरा पढ़कर हुआ है, तो उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। वो अगर आपको डिमोटिवेट करते हो तो उनके ऊपर ध्यान नहीं, आपके खाली 3 स्ट्रेटेजीज के ऊपर आप अगर काम करते हैं तो भी आपका अच्छा रैंक आ सकता है। क्योंकि मैंने तो इंटर्नशिप से ही पढ़ाई की थी, और मेरे साथ ऐसे भी क्लास में बच्चे थे जिन्होंने सिर्फ लास्ट के 6 मंथ सर के क्लास को फॉलो किया और उन्होंने गवर्नमेंट सीट हासिल किया है। चाहे वो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट सीट हासिल किया है। और कुछ बच्चों ने क्लिनिकल सब्जेक्ट अच्छे कॉलेज में उन्होंने अश्योर किया है। तो मेरी पहली स्ट्रेटेजी थी कि कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में एक और एक चीज इंपॉर्टेंट है, स्पीड। आपको स्पीड और कंसिस्टेंसी रखनी है, विच इज मोर पावरफुल देन परफेक्शन। परफेक्शन से भी ज्यादा क्या रखना है आपको, कंसिस्टेंसी एंड स्पीड रखनी है आपको। उससे उसके बलबूते ही पे ही आप ड्रीम अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप
कंसिस्टेंसी छोड़ दे, फ्लो से बाहर आ जाए, तो आपको ऐसा लगता है कि एक बहुत साल से जोक्स आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है कि मैं अगले साल पूरे जी जान लगा कर पढ़ूंगा और अच्छे मार्क्स लाऊंगा। ये हमारा हर साल होता है, फर्स्ट ईयर में सोचते हैं सेकंड में कर लूंगा, सेकंड ईयर में सोचते हैं थर्ड ईयर में कर लूंगा, थर्ड ईयर में सोचते हैं फाइनल में। तो ये दिमाग कभी भी ख्याल लाना नहीं है कि मैं एक रिपीट कर लेता हूँ और अगले साल सर का क्लास लगा लूंगा, पहले दिन से स्टडी करूंगा और बाद में अच्छा रैंक लाऊंगा। प्रॉब्लम सभी को है, सभी को उतना ही टाइम मिलता है जितना आपको मिल रहा है, फिर भी उस टाइम में से आपको आपकी पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है, कंसिस्टेंसी रखना है। और ये रिपीट का ख्याल जब तक एग्जाम नहीं होती तब तक दिमाग में नहीं लाना है। रिपीट के बारे में सोचना ही नहीं है, आपके दिमाग में होना ही नहीं चाहिए कि रिपीट ऑप्शन है। आपके पास यही एक चांस है, इसमें आपको करना है और आप कर सकते हो। ये आप ध्यान में रखकर, वो मोटिव दिमाग में रखकर फोकस रहकर पढ़ाई करनी। दूसरा था प्लानिंग। जैसे सर बोलते थे कि मैं सर से इंस्पायर हुआ था, सर बोलते थे कि आपको बड़े बड़े प्लान नहीं रखने हैं, जैसे कि एक स्थान पूरा कंप्लीट कर दूंगा, पूरी संहिता कंप्लीट करना। मैं हर डे की सोते वक्त या सुबह उठने के बाद प्लानिंग करता था कि आज मुझे इतना पढ़ना है। सुबह उठने के बाद इतना मेरा नियोजन रहता था कि आज मुझे ये प्लान में है अपना, और ये मुझे कंप्लीट करके ही लेना है और ये कंप्लीट करना है। और थर्ड स्ट्रेटेजी ये रखी थी मैंने कि ग्रुप डिस्कशन। क्योंकि जब भी मैं बोर होता था तो हमने एक टाइम फिक्स किया था कि इस टाइम में हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं। बच्चे स्टूडेंट करते हैं स्टार्टिंग में इंटर्नशिप की ड्यूटीज में, जब साथ में होते हैं ग्रुप डिस्कशन, लेकिन जब वो दूर चले जाते हैं इंटर्नशिप के लिए बाहर जाते हैं, सिविल ड्यूटीज, पीएससी ड्यूटीज, उसमें ग्रुप डिस्कशन थोड़ा ब्रेक हो जाता है। लेकिन वो ब्रेक हमने नहीं होने दिया, कॉल पे या किसी भी तरीके से हमने ग्रुप डिस्कशन शुरू रखा। तो ये तीन स्ट्रेटेजी रखी थी, कंसिस्टेंसी, वो भी स्पीड के साथ, और प्लानिंग, और थर्ड था मेरा ग्रुप डिस्कशन। यही तीन आपको स्ट्रेटेजीज रखनी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आपने जो हमें तीन स्ट्रैटेजीज दी है, कंसिस्टेंसी विद स्पीड, प्लानिंग एंड ग्रुप स्टडी, आई एम श्योर हमारे एस्पिरेंट्स को ये बहुत यूजफुल रहेंगी। अच्छा संकेत, लास्ट में आप हमारे जो फ्रेशर्स हैं उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगे? फ्रेशर्स को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है। अगर गलतियां हो रही है, क्वेश्चंस बार बार गलत आ रहे, तो उसमें बुराई नहीं है। लेकिन एक ही गलती आप बार बार दोहरा रहे हो और उसके ऊपर एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो ये गलत है। गलतियां सबसे होती है, बैकलॉग सबसे रहता है, फैमिली इशू सबको रहते हैं, प्रॉब्लम सबको आती है, उसको फेस करना पड़ता है। इंटर्नशिप ड्यूटी सबको ही करनी है, वो आपके ऊपर मैनेज कैसा करना है आपको देखना है। लेकिन आपके फोकस से कभी भी आपको हटना नहीं है। मतलब कि अभी आपका जो फेज चल रहा है, अभी मेजर टेस्ट के सिलेबस आपको बढ़ रहा है धीरे धीरे। थोड़े ही दिन के बाद आपका जो ये एआईपीजीटी एग्जाम का डेट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। तो अभी आपको कैसे करना है कि अगर आपका सिलेबस भी नहीं हुआ हो, तो सर जो बता रहे हैं कि मेजर टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट या मिसनेस के टेस्ट, वो बार बार आपको सॉल्व करने हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको जो पढ़ा है वो याद नहीं रहता, लेकिन आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए उससे आपका स्कोर बढ़ता है। मेरा स्कोर बीच में बहुत ही कम आ रहा था सर के टेस्ट के लिए, 200, 250, 300 तक में पहुंच नहीं पा रहा था। तो उस टाइम पे मुझे सर ने सजेस्ट किया था कि आपकी पढ़ाई अच्छी है, लेकिन क्वेश्चंस का जो टाइम सॉल्विंग पीरियड है, पहले क्या करना था, आपकी इनिशियल पीरियड में आपको स्टडी आवर्स ज्यादा रखने हैं और क्वेश्चन के लिए 1/3 टाइम रखना था स्टार्ट में। लेकिन अभी आप जो मिडिल फेज में हो या लास्ट के फेज में आ रहे हो, तो आपको स्टडी आवर उतने उसी के साथ क्वेश्चन भी रखने हैं। तो अगर आपकी गलतियां हो रही है तो उसके ऊपर एनालिसिस करना चाहिए, आपकी गलतियां कहाँ से हो रही है, किस टॉपिक से ज्यादा आप गलतियां बार बार दोहरा रहे हो, कौन सा टॉपिक आपका गलत हो रहा है, उसके ऊपर एनालिसिस करके आपको उसको सुधारना चाहिए। उसी के साथ आपको क्या करना चाहिए कि अभी लास्ट के पीरियड में ज्यादातर सर जो संहिता का पार्ट दे रहे हैं उसको कवर कर लेना चाहिए, और मॉक टेस्ट सॉल्व करने के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। अगर सर ने बता दिया कि अभी ये डेट आ जाएगी आपके और मॉक टेस्ट सॉल्व करने, तो हर हफ्ते में या 10 दिन में आपको एक मॉक टेस्ट सॉल्व करने। इससे क्या बनता है कि देखो, अब जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और सर के टेस्ट दे रहे हैं, तो अभी फिलहाल तो सिलेबस कम रहता है। वैसे तो सर कभी सिलेबस कम रखते ही नहीं है, लेकिन फाइनल के हिसाब से तो सिलेबस अभी भी कम ही है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक दिए सर ने आपके लिए, इतना चरक के इतने स्थान से अध्याय करने हैं, सुश्रुत के इतने स्थान से, वाग्भट के इतने स्थान से, रस का इतना पाठ, द्रव्य का। तो उसके ऊपर आपको पता है कि सिलेबस आने वाला है, तो आप उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन से उस क्वेश्चन में जाने में टाइम नहीं लगा। लेकिन फाइनल में मुझे क्या दिक्कत आई थी, ये अगर आपको नहीं आना चाहते हो आप, तो आप उसके लिए अभी से तैयारी करो कि आप, पहला क्वेश्चन आता है डायरेक्टली शारंगधर संहिता से, उसके बाद आपको डायरेक्ट सफल होना पड़ता है चरक संहिता में, उसके बाद डायरेक्टली मॉडर्न आ जाता है, उसके बाद कहीं और से आ गया, लघुत्रय से आ गया, बृहत्त्रय से आया। तो आपको ये जो एक क्वेश्चन में से निकल कर दूसरे क्वेश्चन में जाने में टाइम लगता है, और
टाइम आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट है, इतना टाइम भी नहीं है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस अभी से ही कर लो, मतलब मुझे कहना ये है कि आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर लोगे तो अच्छा है। उससे डरना नहीं है कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, मैं मॉक टेस्ट कैसे दूं। डर कर उससे भागना नहीं है, कितने भी मार्क्स आ जाओ, मार्क्स के ऊपर फोकस ही मत करो। आप खाली आपकी इंप्रूवमेंट कितनी हो रही है, एनालिसिस कितना कर पा रहे हो, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। पहले मैं इतनी गलतियां करता था, अब कम कर रहा हूँ, ये टॉपिक मेरा परफेक्ट हो रहा है। मुझे अभी समझ में आ रहा है कि चरक में से जो पहले 10 अध्याय है, उसमें से इस अध्याय से ही ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, इस पैराग्राफ से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। इसको मैं एक बार पढ़ लूँ, ये मेरा परफेक्ट हो गया, ये छोड़ दिया तो भी अभी चलता है। इसके लिए आपको मेजर टेस्ट और मॉक टेस्ट देना देना जरूरी है। अभी आप इस फेज में हो कि आपको जितने ज्यादा टेस्ट दे सके आप उतना आपको देना है। इससे आपके मार्क बढ़ते हैं, मेरे खुद के बढ़े थे। मेरे मार्क जब कम हुए थे तो सर ने मुझे सजेस्ट किया था कि संकेत अभी आप मॉक टेस्ट सॉल्व करने चालू कर दो। और मॉक टेस्ट जैसे ही मैंने एक दो देने शुरू कर दिए थे तो मेरे मार्क अच्छे आने लगे थे। लास्ट लास्ट में आने लगा था मेरा रैंक, बीच में मेरा रैंक बहुत कम आता था। तो इसलिए मैं सारे फ्रेशर्स को बताना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी, और गलतियां जो भी हो रही है वो गलतियों को बोलिए बुरा नहीं मानना है, लेकिन अगर वही गलती बार बार रिपीटेड कर रही हो तो वो ये बराबर नहीं है, उसका एनालिसिस आपको करना ही है। लास्ट में मैं सभी स्टूडेंट्स को एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि शिक्षक जो है कि जो भी हमारे टीचर्स है, गाइड है, उनका काम इतना ही है कि जो आपका फोकस है या जो आपका ड्रीम है उसका उसका दरवाजा खोल कर दे सकते हो, लेकिन उसमें प्रवेश उन स्वयं को ही करना है। तो इसके लिए जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो भी आपको ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो उसके ऊपर ओवरकम आपको ही करना है, आपको ही उसके ऊपर ओवरकम कर आगे बढ़ना है। किसी भी चीज को, अगर एग्जाम को या कोई भी आपकी लाइफ में आगे भी अगर कोई चीज आप अचीव करना चाहते हो या कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो उससे उसे शुरू करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, जैसे कि मुझे लगा था मेरे इंटर्नशिप में, कि उसके ऊपर बात करने से अच्छा, सीनियर से गाइडेंस लेने से अच्छा मैं उसके ऊपर काम करना शुरू कर दूं। जो बात करने से अच्छा है कि मैं उसके ऊपर काम करना शुरू कर दूं। तो अभी जो बच्चे जो स्टूडेंट कर रहे पीजी की तैयारी में, उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ये बातें करना छोड़ दो कि मेरा ये स्थान हुआ है, मेरी ये संहिता हुई है। आप उसके ऊपर काम करना भी शुरू कर दो। जी, हमें हमारी गलती से सीखना भी है, हमें सिर्फ गलतियां करना नहीं, उसका एनालिसिस करना है, उसको इम्प्रूव करना है, तभी हम लोग बेटर बन सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच संकेत कि आप हमारे साथ जुड़े, अपना टाइम देकर आए, हमारे एस्पिरेंट्स के साथ अपनी जर्नी को शेयर किया, अपनी स्ट्रेटेजीज को शेयर किया, अपने पॉइंट्स को शेयर किया, टिप्स को। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम, थैंक यू।